देखिए बाबू क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, इसका हर चैप्टर से हम आपको 50-55 ऑब्जेक्टिव कराएंगे और आप याद रखिएगा कि आपका बोर्ड एग्जाम में सुधार होगा ही, ठीक है, उतने से आएगा। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर से कराते हैं क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, और ये याद रखना है कि देखिए इससे बाहर नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि इस टाइप से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, इसी टाइप का आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन लेकर के बता रहे हैं 13 और 14, तो हो सकता है एग्जाम में आप 15-16 करते नहीं बनेगा, बस चेंजेस इतना ही रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है बाबू, यदि किसी तत्व के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 13 और 14 है, परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A क्या है। मतलब क्वेश्चन का कहना ये है, इंग्लिश में भी बार बोल देते हैं, इफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इज 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। क्वेश्चन का कहना है बाबू कि यदि कोई एटम का एटॉमिक नंबर 13 है, ठीक है, नहीं प्रोटॉन का नंबर कितना 13 है और इसमें न्यूट्रॉन कितना 14 है, तब आपको बताना है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। देखिए बाबू कोई भी एलिमेंट जिसको हम लोग x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, यहाँ पे नीचे जो लिखते हैं ना इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको Z से डिनोट करते हैं, और ऊपर जो लिखते हैं इसको बोलते हैं मास नंबर, क्या बोलते हैं, जिसको A से डिनोट करते हैं, समझे। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या दिया है, न्यूट्रॉन दे दिया है, कितना दिया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन दे दिया 13 और न्यूट्रॉन दे दिया 14, ठीक है, यानी कि आपको प्रोटॉन P का वैल्यू दे दिया 13 और न्यूट्रॉन N का वैल्यू दे दिया 14, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको पूछा है क्या क्या, देखिए तो परमाणु संख्या यानी कि Z ये वाला पूछा और द्रव्यमान संख्या A ये पूछा। तो एक चीज याद रखना कि Z और P हमेशा सेम होता है, ये दोनों अलग होता ही नहीं, जो Z का वैल्यू होगा वही वैल्यू P का होगा, ठीक है। तो Z तो हम लोग से पूछा हुआ था यहाँ पे, लेकिन देखिए किसका किसका वैल्यू दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को P बोलते हैं, ठीक है। तो P का वैल्यू बाबू देखिए कितना दे दिया है 13 दिया है, देखिए P का वैल्यू कितना दे दिया 13। तो आप खुद सोचिए P का वैल्यू जब 13 है और P और Z हमेशा सेम होता है तो Z का वैल्यू कितना होगा 13 होगा, है कि नहीं, Z का वैल्यू 13 होगा। और उसके बाद आपको क्या बोला, द्रव्यमान संख्या यानी कि A फाइंड करना है, तो याद रखिएगा A बराबर फॉर्मूला होता है P प्लस N, क्या होता है फॉर्मूला P प्लस N। तो A का वैल्यू कितना है बताइए, ये तो निकालना है, P का वैल्यू कितना होता है तो 13 और N का वैल्यू कितना दे दिया, देखिए तो 14 दिया है ना। N देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कितना 14 है, तो न्यूट्रॉन का वैल्यू दे दिया 14, दोनों को ऐड कीजिए कितना आ जाएगा 27। तो आपके पास A आ गया 27 और Z कितना आ गया 13, तो 13 और 27 लिखिए, इसमें B इसका राइट आंसर, समझे। इसके आगे देखिए बाबू क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का कहना है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन का पूरा समस्थानिक नहीं है वो बताइए। समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू आइसोटोप, क्या बोलते हैं आइसोटोप का मतलब क्या था जानते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा अलग अलग होगा। तो वही बोल रहा है कि इसमें कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है वो बताइए। अब याद कीजिए, जब आपको आइसोटोप बताए थे उसी वक्त हम आपको बोले थे कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, एक है प्रोटियम जिसको बोलते हैं H11, दूसरा बाबू ड्यूटेरियम जिसको हम लोग बोलते हैं H12, तीसरा बाबू ट्राइटियम जिसको बोलते हैं H13। देखिए तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या डिफरेंट है, तो तीनों एक दूसरे के समस्थानिक हैं। हीलियम का कितना होता है देखिए तो हीलियम का 2 4। अब बताइए क्या हीलियम का जो सो एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम है, हाइड्रोजन और हीलियम का एटॉमिक नंबर देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, तो एटॉमिक नंबर ये अलग अलग हो गया। जब एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा तो बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे का समस्थानिक होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो बताइए ये तीनों का तीनों हाइड्रोजन का समस्थानिक है, क्योंकि हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 होता है और यहाँ पे देखिए प्रोटियम में भी 1 है, ड्यूटेरियम में भी 1 है और ट्राइटियम में भी 1 है। एटॉमिक नंबर तीनों में हाइड्रोजन का सेम हो गया, इन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और हाइड्रोजन का 1 है, अलग अलग है, इसलिए हीलियम आपका क्या होगा समस्थानिक नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। इसके आगे देखिए बाबू क्वेश्चन क्या बोला है कि क्लोरीन 1737 के क्रमशः न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम लोग को क्या क्या निकालना, पहले बोला न्यूट्रॉन निकालिए, फिर बोला प्रोटॉन निकालिए, फिर बोला इलेक्ट्रॉन निकालिए।
आपको क्वेश्चन क्या दे दिया, क्लोरीन, और क्लोरीन का क्या क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दे दिया 17 और मास नंबर दे दिया 37। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पे लिखिए क्लोरीन 1737। आप अभी जस्ट बताए थे, हम आपको इसको जेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेड। तो जेड का वैल्यू दे दिया 17, और जेड और पी का वैल्यू हमेशा क्या होता है, सेम होता है। जो जेड का वैल्यू होगा वही पी का वैल्यू होगा। और ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए बाबू 37 दे दिया, कितना दे दिया ए का वैल्यू 37। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला न्यूट्रॉन निकालिए, ठीक है ना, आप याद कीजिए, अभी जस्ट बोले थे ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस है, क्या होता है, ए बराबर पी प्लस है, जिसमें से ए का वैल्यू आपको पता चल गया कि 37 है, पी और जेड का वैल्यू हमेशा सेम होता है, तो जेड का वैल्यू 17, तो पी का वैल्यू भी कितना होगा, 17 प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ पर n है तो यहाँ पे n लिख दीजिए। अब 17 को बराबर को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो n इक्वल टू आपके पास हो गया 37 माइनस 17 मिलकर के कितना आ जाएगा, 20। तो न्यूट्रॉन आ गया 20, कितना आ गया, 20, न्यूट्रॉन निकल चुका है। अब बोला प्रोटॉन बताइए, तो प्रोटॉन क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर मींस जेड, जेड का वैल्यू 17 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में कितना होगा, 17 ही होगा। उसके बाद बोला वो इलेक्ट्रॉन बताइए, एक चीज समझिएगा, जेड और पी तो हमेशा सेम होगा, लेकिन यदि एटम में कोई चार्ज नहीं आया, कोई भी चार्ज एटम में नहीं है, तो ई का भी मान सेम ही होगा। मतलब न्यूट्रल एटम यदि हो गया, कोई चार्ज नहीं है, तब जेड पी ई तीनों इक्वल होगा। तो बताइए यहाँ पे जो क्लोरीन है, क्या इसमें कोई माइनस या प्लस चार्ज दिख रहा है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा, तो जेड का मान 17, तो पी का भी मान 17, लेकिन ई का भी मान कितना हो जाएगा, 17 है ना, जेड पी ई तीनों इक्वल हो जाएगा जब इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू इसमें कितना आ गया, 17 आ गया। तो देखिए न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 20 17 17, कौन सा ऑप्शन में है, ये 20 17 17, सी नंबर है, तो सी। कोई दिक्कत है? अगला देखिए वो क्या बोला, पीक आउट द आइसोबार ऑफ आर्गन 1840, मतलब कि आइसोबार पूछा, आइसोबार का मतलब समभारी, जिसका भार समान हो, समझ गए, भार समान कहने का मतलब हुआ जिसका मास नंबर क्या होगा, समान, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास, जब एलिमेंट का एटॉमिक मास समान हो जाता है वैसे एलिमेंट को समभारी कहते हैं, इंग्लिश में इसको आइसोबार कहते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पे एटॉमिक मास 40 है, इसमें 24 है, दोनों एक दूसरे का समभारी नहीं होगा, 58 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 40 है, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 नंबर आपका राइट है। कोई दिक्कत है? अब इसके आगे यदि देखें वो क्या, तो तेल गिराने का प्रयोग किसने किया था, ठीक है, बोला कि तेल गिराने का प्रयोग किसने किया था, जिसको समझिएगा। देखिए तो ये जो आर ए मिलिकियन है, यही जो है सो आर ए मिलिकियन जो है, ये क्या किए थे, तेल गिराने का प्रयोग किए थे, और ये तेल गिरा करके क्या किए थे, इलेक्ट्रॉन का शुद्ध यानी कि नेट कितना चार्ज आएगा उसी चार्ज को निकालना चाह रहे थे इस प्रयोग से, समझ गए, इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज को निकालना चाह रहे थे। तो और ये काम कौन किए थे, आर ए मिलिकियन, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर ए मिलिकियन, ये वाला तेल गिराने का प्रयोग यही किए थे, ठीक है, ये जो थॉमसन रदरफोर्ड के लिए उत्तर नहीं किया, आर ए मिलिकियन किए। इसके आगे बाबू थॉमसन ने अपने प्रयोगों से पता लगाया कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ किससे बना है, तो किससे बना था, इलेक्ट्रॉन, है ना, न्यूट्रल वो क्या बोले थे, नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और वो नेगेटिव पार्टिकल को बोले क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव पार्टिकल होगा तो प्रोटॉन, ठीक है, नेगेटिव पार्टिकल बोला इलेक्ट्रॉन, तो इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि बोर की त्रिज्या अभिव्यक्ति यानी कि r इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट दिया, द्वारा दी गई है, जहां ए नॉट का मान है, हम आप लोग को बताए थे r इक्वल टू आर नॉट, है ना, हम जो आपको यहाँ पे कांस्टेंट लिए थे वो क्या लिए थे, आर नॉट, और इस आर नॉट का वैल्यू हम आपको बताए थे, बताइए आर नॉट का वैल्यू हम आपको क्या क्या चीज में बताए थे, एंगस्ट्रॉम में बताए थे और पिकोमीटर में बताए थे। एंगस्ट्रॉम में कितना होता था, 0.529 एंगस्ट्रॉम, इन पिकोमीटर में कितना हो जाएगा बताइए, सर 52.9 पिकोमीटर होगा या 5.29 पिकोमीटर होगा, सोच के देखिए, r बराबर हो गया r नॉट इनटू n स्क्वायर बाय z, जो भी होता है वो तो अभी हटा देना है, तो आप जब इसको पिकोमीटर में चेंज कीजिएगा ना 0.529 को, नहीं मतलब ये तो आपका हो जाता है 0.529 एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम को जब पिकोमीटर में ले दिए यही आएगा 52.9, ठीक है। अब देखिए अगला क्या बोला, बोर थ्योरी कैन आल्सो अप्लाई टू द आयंस लाइट, बोल रहा है कि बोर के सिद्धांत को आयनों पर भी लागू किया जा सकता है। अच्छा बताइए बोर का जो सिद्धांत है याद कीजिए, हम आपको एक नोट पॉइंट में क्या बताए थे, बोर का सिद्धांत हम आपको एक नोट पॉइंट में क्या बताए थे कि बोर जो है
वो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ज्यादा सटीक, ज्यादा आंसर सही देता है ना, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वो ज्यादा सटीक आंसर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि बोर के सिद्धांत को आयनों पर भी लागू किया जा सकता है, मतलब बोर का सिद्धांत कौन कौन सा आयन में लग सकता है, इसमें कौन कौन सा आयन में लगेगा। तो वही आयन में लगेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1 होगा। कितना होगा इलेक्ट्रॉन का वैल्यू? 1 होगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1 किसमें आता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा वो हीलियम। अच्छा हीलियम में बताइए, हीलियम कितना नंबर में आता है? 2। एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है। तो एटॉमिक नंबर जब इसका 2 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 है और इस पे कोई भी चार्ज अभी नहीं है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए अभी कोई भी चार्ज नहीं है। तो जब कोई चार्ज नहीं है तो 2 है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर में Z होता है, Z का वैल्यू 2 दे दीजिए। जब Z का वैल्यू 2 है तो बताइए P का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि Z और P तो हमेशा सेम होता है। अब रही बात E का, तो E का भी वैल्यू 2 ही होगा, लेकिन कब? जब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा तब। इन हीलियम पे देखिए +1 चार्ज है। क्या चार्ज है? +1। और +1 का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन गया। जब इलेक्ट्रॉन आता तो माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन गया इसलिए प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन एगो चले गया, 2 में से 1 चले गया, कितना बचे? 1 बचा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन H ही प्लस में भी है। इसका मतलब इसमें भी बोर का सिद्धांत लग जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी बोर का नियम लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिथियम है, वो देखिए लिथियम, लिथियम कितना नंबर में आता है? 3 नंबर में, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया? 3, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 3 हो गया। लेकिन ये 3 कब होगा बताइए? सबसे पहले ये बताइए, बताइए सबसे पहले इसमें Z का वैल्यू कितना? एटॉमिक नंबर 3, यानी कि Z का वैल्यू 3। और जो Z होता है वही क्या होता है? P भी होता है। तो P का वैल्यू इसमें कितना होगा? 3 होगा। इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू वही होता है 3, लेकिन कब? जब इस पे कोई चार्ज नहीं करता। लेकिन यहाँ पे 2 प्लस दे दिया, 2 प्लस का वजह से कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया? 2 इलेक्ट्रॉन निकला। तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गया तो कितना बचा? 1। इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो बोर का सिद्धांत यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। अब अगला B3+। अच्छा बेरिलियम बताइए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4। बेरिलियम 4 नंबर में आता है। अच्छा एटॉमिक नंबर को Z से नोट कर दे, Z का वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? 4 ही, कि जो Z होता है वही P होता है कि नहीं होता है? जो Z होता है वही P होता है। और यदि इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का भी वैल्यू 4 ही होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4 होगा। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए 3 प्लस चार्ज दे दिया, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकल गया। 3 इलेक्ट्रॉन निकल -3 मिलकर के कहाँ आ जाएगा? 1। तो आप यदि ध्यान दें कि इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो तीनों में लगेगा, है ना। बोर का सिद्धांत ये तीनों में लग जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत है? ऑल ऑफ। चलिए अब देखिए बाबू 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 9th नंबर क्वेश्चन बोला है बोर के सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। कोणीय संवेग का मतलब है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। और याद कीजिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताए थे? NH/2π। क्या बताए थे? NH/2π, है ना। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? NH/2π। तो बाबू देखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है NH/2π, जिसमें n आपका बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। किसको बताता है? और वहां पे बोला था 5वें ऑर्बिट, यानी कि n का वैल्यू कितना दे दिया? 5। 5वें ऑर्बिट में n का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। तो बैठाइए यहां पे 5, n के जगह 5 बैठा दिए, h/2π। तो 5h/2π ऑप्शन है कहीं? नहीं, यहाँ पे 2.5 है। तो देखिए 5 से जैसे ही 2 को भाग दीजिएगा तो 2.5 आएगा, h/5 हो जाएगा। तो 2.5 h/2π, कोई दिक्कत है? 2 पाई नहीं, 2 से भाग तो सिर्फ पाई हो जाएगा। तो 2.5 h/5, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोला है? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वर्णक्रमीय रेखाओं का विखंडन कहलाता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में होता है वही मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में जो भी आपका लाइन बनता है, ठीक है, उस लाइन के बारे में जो बताया था वो स्टार के नाम का नहीं, वैज्ञानिक नहीं बताया था, वो बताया था जीमन नाम का वैज्ञानिक। कौन बताया था? इसीलिए उन्हीं के नाम से इसका इस इफेक्ट का नाम पड़ा जीमन इफेक्ट। क्या नाम पड़ा? जीमन इफेक्ट। इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? जीमन इफेक्ट, क्योंकि जीमन नाम का साइंटिस्ट इस बात के बारे में बताया था इस चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, इसलिए उसी के नाम से इस इफेक्ट को जाना जाता है जीमन इफेक्ट। कोई दिक्कत है? अगला ऑब्जेक्टिव देखिए बाबू क्या बोल रहा है? बोर का मॉडल समझा जा सकता है। अब बोर का मॉडल क्या समझा जा सकता है? देखिए केवल हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम समझा जा सकता है,
या परमाणु या आयनों का स्पेक्ट्रम जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, या सभी परमाणुओं का स्पेक्ट्रम, या केवल मूल अवस्था के परमाणुओं का स्पेक्ट्रम। अभी जस्ट हम आपको थोड़ा देर पहले नहीं बता रहे थे। आप बताइए बोर का मॉडल जो है कितने इलेक्ट्रॉन वाला में बात होता था? तो एक इलेक्ट्रॉन वाला ही स्पेक्ट्रम होगा, जिसमें जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो स्पेक्ट्रम होगा उसी के द्वारा आप जो है बोर का मॉडल को समझ सकते हैं। तो देखिए आपको कौन सा इसमें ऑप्शन सही लगा, सिर्फ हाइड्रोजन का या फिर वो सब सारा परमाणु या आयन जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक इलेक्ट्रॉन। तो बताइए यदि ये ऑप्शन नहीं रहता तब हाइड्रोजन लगा मारते, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में परमाणु या आयन दोनों दिया और उसमें ये भी बोल दिया कि केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका सही? 2। अब समझे? यदि ये ऑप्शन नहीं रहता, ठीक, यदि ये वाला ऑप्शन नहीं रहता तब किससे मानते हैं? तब हाइड्रोजन का हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो बोर मॉडल याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। अगला देखो आपको 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच वन इज नॉट इन एग्रीमेंट विद बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोला इनमें से कौन बोर के परमाणु मॉडल से सहमत नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए बाबू बोर का जो कहना था, उनका क्या कहना था कि एक ऊर्जा का लेवल है ना, क्या एक ऊर्जा कोई भी एटम के अंदर क्या होता है, सबसे बीचों बीच न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर क्या था, बहुत सारा ऊर्जा का लेवल बना रहता है, यानी कि एनर्जी का लेवल बना हुआ रहता है। और इसी फिक्स्ड एनर्जी के लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो बताइए यहाँ पे फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा उसमें वो भी फिक्स्ड रूप से फिक्स्ड स्पीड से उसमें चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे यानी कि जो मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या हो रहा है, फिक्स्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड एनर्जी लेवल में वो चक्कर लगा रहा है। ये कहना था बोर का। कोई बात नहीं, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर कौन सा बात यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, फिर वाला पोली का बहिष्करण सिद्धांत यानी कि पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अगला प्लांक्स थ्योरी और उसके बाद हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। और हाइजेनबर्ग क्या बोला था, इनका कहना था कि एनर्जी फिक्स्ड होता है, उसी फिक्स्ड एनर्जी में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। और पोली का कहना क्या था कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण का एक बार में है ना, एक बार में उनका जो संवेग होगा यानी कि उसका जो मोमेंटम होगा और उसका जो फिक्स्ड पोजीशन होगा वो आप ज्ञात नहीं कर सकते है ना, वो आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और इनका कहना था कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल में वो चक्कर लगाता है, इनका कहना था कि फिक्स्ड है कुछ चीज और इनका कहना था फिक्स्ड नहीं टाइप का। अब बताइए आखिर बोर का मॉडल कौन नहीं माना, हाइड्रोजन ला तो मान जाएगा कि हाइड्रोजन में की इलेक्ट्रॉन है, पोली उली से तो इसका कोई मतलब ही नहीं था। प्लांक से भी कोई, प्लांक तो कुछ अलग चीज के बारे में बता रहा था, वो तो उनका कहना क्वांटम थ्योरी दिया था, ये तो आपका क्वांटम के बारे में है, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। आखिर रिलेशन जो बनता हुआ दिख रहा है वो कहां से, आप खुद सोचिए। हाइजेनबर्ग क्या बोला था कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण का एक साथ क्या कहने कैलकुलेट कर सकते हैं, पोजीशन और साथ ही साथ उसका मोमेंटम, ये आप फाइंड नहीं कर सकते। इसका कहना था कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात को हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत को बोर का मॉडल नहीं मानता। बोर का मॉडल कह रहा फिक्स्ड होता है, इसका मॉडल कह रहा नहीं होता है। तो जस्ट उल्टा किसमें चल रहा है, हाइजेनबर्ग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। और ये सारा चीज पर आया हुआ है, ऐसा एक भी नहीं कि हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ा है, टोटल चीज पर। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, मुख्य क्वांटम संख्या वर्णन करती है। मुख्य क्वांटम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या बोलते हैं। अब आप लोग बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या चीज को बताता है, एनर्जी को बताता है। क्योंकि आप देखिए एनर्जी का यदि फॉर्मूला याद करें तो क्या होता था बताइए तो, n² या सिर्फ n होता था। E बराबर फॉर्मूला क्या था एनर्जी का बताइए, एनर्जी में भी था, रेडियस में भी था और वेलोसिटी में भी था। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हम आपको इसमें दो बता दें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक जूल पर एटम है, किसी भी एक फॉर्मूला को बताइए क्या। चलिए E बराबर माइनस 13.6 इंटू Z² बाय n², ये ना था Z² बाय n²। तो बताइए आपको यहाँ पे जो एनर्जी है उसमें आपका मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि एनर्जी में इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद बोला है कक्षा की ऊर्जा, ऊर्जा मतलब और आकार, आकार का मतलब का शेप है ना, शेप यानी कि साइज। तो शेप और साइज में भी आपका इसका यूज होता है n का। ऑर्बिटल का आकार भी बोला, ऑर्बिटल का स्थानिक अभिविन्यास यानी कि स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल,
स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में ये नहीं बताता है, तो इसका राइट आंसर किस में चल जाइएगा बताइए तो ए नंबर, ताकि एनर्जी और आकाश के बारे में बताता है ना, एनर्जी और स्पेस के बारे में बताता है कौन बताइए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि एन। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला, व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल हुज l इज 1। अब बोल रहा है कि जिसका l का वैल्यू 1 होगा उसका शेप कैसा होगा उस ऑर्बिटल का। याद कीजिए हम आपको क्या बोले थे कि s सबसेल जो होता है, ठीक है, s सबसेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 0। s सबसेल के लिए l का वैल्यू 0 होगा। s सबसेल कैसा होता है, ऐसा गोला टाइप है ना, गोला टाइप होता है। अच्छा s के बाद है p सबसेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 1। कितना होता है 1, और 1 जो होता है वो p सबसेल का कैसा होता है, नंबर है। उसके बाद है d सबसेल के लिए l का वैल्यू कितना होता है, तो 2, और d सबसेल का कैसा होता है, डबल नंबर होता है। ये सब याद रखिए। देखिए हो सकता है यहाँ पे p d f किसी का भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ पे किसका वो देख लेते हैं। उसका f में क्या बोला था, l का वैल्यू बताइए तो 3, और f का तो अभी तक शेप डिफाइन नहीं है, एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसका जैसे तैसे होता है, ठीक है। तो अब बताइए कि l का वैल्यू 1 दिया है, तो 1 का कैसा होगा, 1 1 1 कैसा होगा बताइए तो। यदि एग्जाम में 2 आ जाए किसमें मारिएगा, और यदि 3 आ जाए तो एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड, क्या बोलिएगा, एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे बाबू कौन हो जाएगा आपका नंबर, कोई दिक्कत है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि 3D ऑर्बिटल के लिए नोडों की कुल संख्या, याद कीजिए जब आपको बताए थे लोब और नोड है ना, लोब और नोड, हम क्या बोले थे कि जितना n होगा उससे एक कम क्या होगा बताइए तो नोड होगा, उससे एक कम नोड होगा, और जितना n होगा उतना ही लोब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला बाबू 3D, तो n का वैल्यू कितना हो गया 3, तो n का वैल्यू 3 है, और क्वेश्चन क्या बोला नोड की संख्या बताइए, किसकी संख्या बताइए, नोड की संख्या। तो बताइए जितना n होता है नोड का संख्या उससे क्या होता है, एक ज्यादा है एक कम, तो n - 1 मिलकर के क्या हो जाएगा 3 - 1 मिलकर के 2, यानी कि नोड का संख्या इसमें कितना हो जाएगा 2। लेकिन यदि लोब होता लोब, तो लोब किसको कहते हैं, जितना n उतना ही लोब। तो बताइए इसमें यदि लोब पूछ देता है, यहाँ पे लोब की संख्या बताइए नोड की नहीं, तब n का वैल्यू 2 मारते या 3 मारते, तो ऑप्शन नंबर 1 सही। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन को उल्टा कर सकता है, यहाँ पे बोल दिया नोड की संख्या तो वहाँ पे लोग का भी संख्या पूछा जा सकता है, कोई परेशानी है। तो हम इसमें आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के प्रूफ भी करके दिखाए थे एस वाला को लेकर। चलिए अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑफ-बाउंड के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक पहले भरा जाना चाहिए। याद रखिए ऑफ-बाउंड किसको बोला था, n + l पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, जिसका n + l का वैल्यू कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएगा, यही ना कहने का ऑफ-बाउंड का। तो देखिए बाबू n, यहाँ पे n का वैल्यू a नंबर में कितना 5 है, और l ठीक है n + l पे डिपेंड करता है, तो पहला नंबर ऑप्शन में D है। अभी जस्ट मैं आपको बताया था S सबसेल के लिए L का मान 0 होता है, P के लिए कितना होता है 1 होता है, D के लिए कितना होता है 2 होता है, और N का वैल्यू 5 है, तो 5 + 2 मिलकर के कितना हो गया 7। चलिए इसका एनर्जी का मान यानी कि N + L का मान 7 हो गया, ठीक है। अब दूसरा वाला का देखिए 4 दिया बाबू n का मान, ठीक है, n का मान कितना दे दिया 4, और p, अब बताइए p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, s के लिए तो 0 होता है लेकिन p के लिए 1 होता है, तो 4 + 1 मिलकर कितना हो जाएगा 5। चलिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर दिया 3, n का वैल्यू 3 और f। अब बताइए f के लिए, f सबसे के लिए जो l का वैल्यू होता है, अच्छा l क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एजीमुथल क्वांटम नंबर था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बता था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसका फॉर्मूला क्या था -n तो प्लस है, फिर था स्पिन क्वांटम नंबर, उसका s बराबर प्लस था यानी तो माइनस था, यही ना था। तो अब देखिए बाबू 3f है, f के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l का वैल्यू कितना होगा आप लोग बताइए, क्या 0 होगा 1 होगा 2 होगा या 3 होगा, 3 होगा, तो 3 + 3 मिलकर के कितना हो गया 6। और चौथा नंबर में 2s, तो n का वैल्यू तो 2 है लेकिन l का वैल्यू बताइए s सबसे लिए कितना होता है 0, कितना होता है 0, तो 2 + 0 मिलकर कितना आ जाएगा 2। बताइए सबसे कम वैल्यू किसका n + l में 2 का, तो सबसे पहले इसी में इलेक्ट्रॉन समझे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसी में डलाएगा, जिसमें n + l का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा। कोई परेशानी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू 17 नंबर क्या बोल रहा है, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 होने पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं। अब बाबू मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n का वैल्यू 4 दे दिया है,
तो बोला इलेक्ट्रॉन का संख्या बताइए। आप ही लोग बताइए कि इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया थे? 2n²। क्या बताए थे? 2n²। तो 2n स्क्वायर 2 into n का वैल्यू कितना? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 गुने 16 मिलके कितना हो जाएगा? 32। 32 किसमें ऑप्शन में? कोई परेशानी है? अब देखिए हम यहाँ पे n मतलब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन वो n का वैल्यू 4 लिए, हो सकता है वो n का वैल्यू 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला 2n² होता है। क्या होता है? जो भी n का वैल्यू है उसमें उसको पुट कर दीजिए। कोई दिक्कत है? इसके आगे देखिए वो क्वेश्चन क्या बोला है। उस तरंग की आवृत्ति की गणना करें जिसकी तरंगदैर्घ्य 10 नैनोमीटर है। ठीक है, यानी कि बाबू इस बार क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लोगों को कैलकुलेट करना है किस वेव का जिसका वेवलेंथ का वैल्यू कितना दे दिया है? 10 नैनोमीटर। ठीक है, 10 नैनोमीटर दे दिया है। कोई बात नहीं, सबसे पहले यदि आप ध्यान दें तो जो जो दिया है उसको लिखिए। ठीक है, खाली याद रखिएगा क्या निकालने बोला बोलिए तो आवृत्ति जिसका तरंगदैर्घ्य क्या था? वेवलेंथ। वेवलेंथ को क्या से नोट कर दिया? लैम्डा से। लैम्डा का वैल्यू दे दिया 10 नैनोमीटर। ठीक है, और तरंगदैर्घ्य यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या चीज से डिनोट करते हैं? न्यू से। ये हम लोग कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो अब आप देखिए बाबू एक फार्मूला था E बराबर hc लैम्डा। आपको यहाँ पे लैम्डा दे दिया, सॉल्यूशन गिवन है। तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा, लैम्डा कितना दे दिया था? 10 नैनोमीटर। नैनोमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलिए। तो बताइए नैनोमीटर को जैसे ही मीटर में बदलिएगा इसको कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा बोलिए तो? 10 का पावर -9। 10 है 10 ना, तो 10 नैनोमीटर है। नैनोमीटर का मतलब है 10 का पावर -9। क्या होता है? 10 का पावर -9। ठीक है, नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? 10 का पावर -9 मीटर। तो बाबू 10 नैनोमीटर को बदलना है ना, 10 नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 गुने 10 का पावर -9 हो जाएगा। समझे बात को? देखो 10 नैनोमीटर बराबर 10 नैनोमीटर को मीटर में बदलेंगे। ठीक है, अब बताइए 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1 नैनोमीटर बराबर हो जाएगा 10 का पावर -9 मीटर। अब बताइए 2 नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने 10 का पावर -9 हो जाएगा। हो गया कि नहीं? तो 19 लिख दीजिए -9 करके। अच्छा 3 नैनोमीटर में कितना हो जाएगा? 3 गुने 10 का पावर -9। अब बताइए 4 नैनोमीटर में कितना होगा? 5 नैनोमीटर में कितना होगा? अब बताइए 10 नैनोमीटर में कितना होगा? कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1। अब देखिए बाबू बेस में तो पावर जुड़ेगा और 1 में -9 को जोड़िए कितना हो जाएगा? -8 मीटर या किलोमीटर। कोई दिक्कत है? ये मीटर में। अब आप देखिए हम लोगों को निकालने क्या बोला है? न्यू। क्या बोला निकालने के लिए? न्यू। ठीक है, न्यू हम लोग को निकालने बोला है। ये क्या होगा? तो एक फॉर्मूला E बराबर hc बाय लैम्डा और एक फॉर्मूला था E बराबर h न्यू। क्या था फॉर्मूला? E बराबर h न्यू होता है। ठीक है, E बराबर h न्यू होता है। सोचिए आपके पास न्यू निकालने के लिए ही न्यू बोला निकालेंगे। इस न्यू निकालने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी है ना, एनर्जी चाहिए, E चाहिए। और हम लोगों को यदि E चाहिए तो सबसे पहले h का वैल्यू हम लोग को जानना पड़ेगा। h तो प्लांक कांस्टेंट होता है और प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये ना होता है। देखिए h का वैल्यू यहां पे लिख देंगे। ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेटर में ना करना। तो h बराबर 6.626 × 10⁻34। कोई दिक्कत है? तो अब हम सोचिए बाबू यहाँ पे हम लोगों के पास न्यू निकालना है, h का वैल्यू पता है और E का वैल्यू पता नहीं है। तो इस फॉर्मूला से सबसे पहले E निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से न्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए अच्छा अब आप सोचिए ना E बराबर h का वैल्यू कितना है? 6.626 × 10⁻⁻²। C का वैल्यू कितना होगा? 3 गुना 10 का पावर 8 होता है। यहाँ पे लिखिए 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना दे दिया? 10 का पावर -8 दे दिया। इस 10 का पावर -8 को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? कि 3 गुने इतना, आप इसको गुना कीजिए। 3 × 18 का 8, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, फिर 3 × 18 का 8, हाथ में 1, 3 × 18 19। ये होगा 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इतना है।
फिर मल्टीप्लाई बाबू देखिए 10 का पावर -34 और 10 का पावर 8 है, मिल करके बेस तो सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -26। और इसको भी ऊपर ले चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा 10 का पावर -34, 10 का पावर 8 और इसको भी ले चलिए 10 का पावर फिर क्या हो जाएगा +8 है ना, +8। अब देखिए बेस यहाँ पे सेम है तो पावर जुड़ेगा, -34 में 8 को जोड़िए -26, -26 और फिर से 8 को जोड़िए कितना हो जाएगा, -26 में 8 को जोड़िए कितना होगा 18 है, वो भी माइनस में आएगा। तो यहाँ पे आ गया 19.878 into 10 to the power -80 ये आया, ठीक है। ये बाबू e का वैल्यू आया, न्यू का नहीं, हम लोग को चाहिए तो न्यू का है ना, न्यू का। चलिए फिर से आइए यहाँ पे नाउ e इक्वल टू क्या आता है h न्यू, e का वैल्यू कितना आ गया 19.878 into 10 to the power -18, ठीक है 19.878 into 10 to the power -18 इक्वल टू h। अब आप लोग बताइए h किसको बोलते हैं, प्लांक कांस्टेंट, और कितना होता है प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 into 10 to the power -24 into यहाँ पे न्यू है, यही तो हमको निकालना है। अब इसको निकालेंगे बाबू बताइए ये बराबर किधर आएगा, तो बटे में है ना, बटे में ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बटे में, तो सोचिए न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 19.878 into 10 to the power -18 by 6.626 into 10 to the power -32 होगा ठीक। अब ये इससे कटेगा 3 बार, कितना बार में कटेगा, तो 3 गुने 10 का पावर -18, इस -34 को ऊपर ले चलिए क्या हो जाएगा 10 का पावर, अब बताइए बेस से तो पावर में से क्या होगा जुड़ जाएगा। अब 34 में -18 को जोड़िए कितना आ जाएगा, तो 3 गुने 10 का पावर 16 हर्ष इसका आंसर होगा, ठीक है 3 गुने 10 का पावर 16 कितना आ जाएगा 34 - 18 16 हो गए, तो 3 गुने 10 का पावर 16 आ जाएगा। कोई परेशानी है, इधर उधर ध्यान दीजिए, बोल गया कोई परेशानी है क्या, अब समझे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ऑप्शन इसमें सही शायद नहीं होगा, ठीक है याद रखिएगा इसका आंसर है, ठीक है आंसर यहाँ पे खाली 3 है, तो 10 का पावर 16 यहाँ पे हटा हुआ है, ठीक है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है तो वहां से बना सकते हैं आपको जैसे अच्छा। देखिए आप इसलिए उससे बताया, हम आपको यहाँ से 2 चीज बताना चाह रहे थे, एक एनर्जी निकालने के लिए और एक लेमडा ये न्यू निकालने, समझे इसी कारण। तो ये इसका आप लोग कर लीजिए, तो इसमें आंसर आपका 2 नंबर आएगा, 3 गुने 10 का पावर 16। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है देखिए 19 नंबर क्या बोलता है। 19 नंबर में कहना बाबू कि आवृत्ति फोटोन के धातु की सतह से टकराने पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है। देखिए बाबू किसी भी सरफेस समझिए एक मेटल, इस मेटल से जब कोई कौन सा आवृत्ति वाला रे टकराएगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो वो रे को बोलते थे देहली ऊर्जा, क्या बोलते थे देहली ऊर्जा, ठीक है उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बोला डॉट डॉट आवृत्ति, मतलब कितना आवृत्ति वाला फोटोन मींस एनर्जी टकराएगा किससे, धातु की सतह से, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका राइट आंसर ये तो डेफिनेशन ही इसका है थ्रेशोल्ड एनर्जी का, देहली ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब देखिए अगला क्या बोला, जब एक इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में छलांग लगाता है तो वर्णक्रमीय रेखाओं की कौन सी श्रृंखला का, अब देखिए कहां से कहां बोला है, तीसरा से दूसरा बोला है ना, तीसरा से दूसरा। तो बताइए किसी भी हायर ऑर्बिट से यदि दूसरे नंबर ऑर्बिट में आ रहा है तो कौन सा सीरीज इसको बोलते थे बार्नर सीरीज। किसी भी हायर से पहला में आ जाए क्या बोलते थे लाइमर, याद रखिए यदि एग्जाम में आ जाता है किसी भी हायर से पहला में तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं लाइमर सीरीज, और किसी भी हायर से दूसरा में आएगा तब क्या बोलेंगे गाल्मर, और किसी भी हायर से तीसरा में आएगा तब पास्टर। तीसरा आगे बढ़, तो अब बताइए क्या बोला है
यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में आ रहा है, यानी कि हायर ऑर्बिट 3 है और 3 से लोअर ऑर्बिट 2 में आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म लाइमन बाल्मर, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन में दूसरा में कौन आता था? बाल्मर। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बाल्मर। पहला याद रखिए यदि पहला में यही इलेक्ट्रॉन जाता, पहला में यहाँ था पहला कक्षा, तब किसमें मारते? लाइमन। अच्छा यदि मान लीजिए कि तीसरा में चले जाता था, किसी हायर से तीसरा होता तो पार्सन, किसी हायर से चौथा में आता तो ब्रैकेट या पी पॉइंट, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद हम याद आया? तो पूरा सीरीज बताया था आप लोग को। अच्छा इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका? दे दिए तो बोले सब बन जाएगा, लेकिन आप लोग कुछ भी बोले ना सब। देखिए एक इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल परमाणु के फंक्शन मॉडल के समान नहीं है? फंक्शन मॉडल के समान नहीं है बोला, ठीक है? तो प्लम पुडिंग मॉडल जो है सो जे फंक्शन बोला, इसी को वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, रेजिन वाला भी ये बोला है ना। इसका जो फंक्शन का कहना था, क्या कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है मतलब किसी भी जो आपका एटम है, किसी भी एटम के अंदर क्या क्या है, जिस तरह आपका किशमिश कहीं कहीं पे गड़ा होता है, जिस प्रकार तरबूज में खाने वाला पार्ट होता है, कहीं कहीं उसमें क्या होता है? दाना गड़ा होता है ना। ये सब बात कौन बोला था बताइए तो? थॉमसन। लेकिन क्या थॉमसन ये न्यूक्लियर मॉडल ऐसा कुछ बोला था? नहीं। यानी कि थॉमसन का परमाणु मॉडल किसके सेम नहीं मिला बताइए तो? न्यूक्लियर। राइट आंसर। ये सब तो ही बोला था, प्लम पुडिंग मॉडल ही नाम दिया था, वाटरमेलन भी इसको बोला था, रेजिन पुडिंग भी बोला था, जिस तरह हलवा में कहीं पे किशमिश उसमें गड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार वो अपना इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की है कि नहीं। सारा का सारा बोले तो पॉजिटिव चार्ज का गोला है एटम, और जैसे कहीं कहीं पे तरबूज में दाना होता है, उसी तरह कहीं कहीं पे इसमें इलेक्ट्रॉन गड़ा रहता है। जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है? किशमिश होता है, वैसे कहीं कहीं पे उसमें इलेक्ट्रॉन गड़ा होता है। और हर जगह पे क्या है? खाने वाला लाल वाला पार्ट होता है तरबूज में, वैसे बोला था कि हर पार्ट में जो है वो आपका क्या प्रोटॉन से भरा हुआ है। तो ये सब कुछ खुदे बोला था, बस ये वाला नहीं बोला था, इसलिए न्यूक्लियर मॉडल इसका राइट है, ठीक है। अब देखिए आपको 22 नंबर क्वेश्चन क्या होता है। 22वां नंबर क्वेश्चन का कहना है कि एलिमेंट्स डू एमिट रेडिएशन ऑन देयर ओन एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, क्या कहना चाह रहा है? तत्व स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इस गुण को कहा जाता है, मतलब खुद से, आप खुद सोचिए, खुद से यदि कोई आपका जो है सो क्षय हो करके मतलब कि क्या दे रहा है बताइए तो? विकिरण को उत्सर्जित कर रहा है, मतलब कि रेडिएशन को उत्सर्जित कर रहा है, रेडिएशन को एमिट कर रहा है, तो वैसे एलिमेंट का नाम क्या दीजिएगा? रेडियोएक्टिव एलिमेंट। क्या नाम दीजिएगा? रेडियोएक्टिव एलिमेंट। इसी को हिंदी में बोलते हैं रेडियोधर्मिता, यानी कि ये बात कोई दिक्कत है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट वो चीज आपका प्रोड्यूस करेगा उस एलिमेंट को क्या बोलिएगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि रेडियो धर्मिता ये प्रोसेस होती है, ठीक है। अब आओ 23 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 23 क्या होता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O-2 आयन? मतलब O-2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सबसे पहले बाबू आप सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। तो ऑक्सीजन कितना नंबर में आता है बताइए तो? 8 नंबर। कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p4। अब 2p4 इसलिए लिए क्योंकि ये 8 है, तो 2 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ पे O का सिर्फ नहीं पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन O-2 का पूछा है। किससे पूछा है? O-2 का। कोई दिक्कत है? यहाँ पे किसका पूछा? O-2 और -2 का मतलब क्या है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आया होगा। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन यदि इसमें आया है तो सबसे पहले अंदर वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। देखिए ऐसा, जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। तो अब आप बताइए बाबू इलेक्ट्रॉन यदि भराएगा सबसे पहले किसमें? तीसरा में या दूसरा में या पहला? पहले किसमें जाएगा? पहले तीसरा इसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो अब आप बताइएगा इसमें आपको सबसे बाहर कौन लगा? S या P? P बाहर लगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? P में ही जाएगा। और P में क्यों जाएगा? यहाँ करके भी देख सकते हैं। देखिए S में बाबू, S में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, डाल दीजिए। फिर S में यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, डाल दीजिए। यहाँ पे P में देखिए, P का घर कैसा होता है? P में कितना डब्बा होता है? 3 डब्बा। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4। और ये कभी देखिए इसमें एक आगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो इसमें वो इसमें। तो किसमें जाएगा पहले? P में। इसका मतलब P में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप बताइए इसमें -2 जो हुआ था चार्ज,
इसमें जो -2 चार्ज हुआ था वो कहां से आया था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, है ना। इस p सबसे लिखा जो p ऑर्बिटल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं pxy, इसको pyz, इसको pzs, यानी कि pyz और pzx में एक ही इलेक्ट्रॉन आया, इसी कारण से इसमें -2 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब -2 चार्ज हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन का आना मतलब माइनस चार्ज होना होता है, तो यहाँ पे देखिए -2 आ गया, तो कितना हो गया अब 2p4 या 2p6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, देखिए 1s2 2p6 किसमें आ गया, कोई दिक्कत है। इसके आगे वो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉन आर एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4। अब आपको यहाँ से ऑर्बिटल भी पूछा है, इलेक्ट्रॉन भी पूछा है, जिसमें से n का वैल्यू 4 दे दिया, कितना दे दिया 4, तो n का वैल्यू 4 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या होता है 2n², क्या होता है 2n², और ऑर्बिटल का क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता था उसका आधा करना होता था, यानी कि 2n²/2 खाली n² हो जाएगा। तो अब आप सोचिए बाबू, यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, ठीक है, n का वैल्यू कितना दिया 4 दिया है, ठीक है, n का वैल्यू कितना दिया 4 दिया है, तो इलेक्ट्रॉन निकालिए तो कितना हो जाएगा, पहले बोला कि ऑर्बिटल, उसके बाद बोला इलेक्ट्रॉन जुड़े, है ना, n इक्वल टू 4 से कितने ऑर्बिटल जुड़े, तब बोला इलेक्ट्रॉन, तो अब बताइए 2n² यदि कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 × 4 तो कितना हो जाएगा 32, 4 का 16, 16 में कितना आ जाएगा 32, और इसका आधा क्या आ जाएगा ऑर्बिटल, तो बताइए 16 और 32 होगा, तो 16 को किसमें तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है 16, कोई दिक्कत है 16 बच्चे। याद रखिएगा बाबू, देखिए ऑर्बिटल जो होता है इलेक्ट्रॉन का आधा होता था, है ना, ऑर्बिटल क्या होता था आधा होता था, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसका 2 गुना होता है ना, इलेक्ट्रॉन का 2 गुना होता है। अगला देखिए 25वां नंबर क्या बोला है, हालांकि 5 डी कक्षक संभांश है, इसे समझे, 5 ठो जो आपका बोला कि डी ऑर्बिटल है, उसमें से पहले 4 आकार में समान है, जबकि 5वां दूसरों से अलग है। 5वें कक्षक का नाम क्या है, आप याद कीजिए, जब हम आप लोगों को डी ऑर्बिटल बताए थे तो उसमें आपको क्या बताए थे, सबसे पहले डी जैसे ये 5 है, पांचों का नाम आप लोगों को बताइए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, 1 2 3 4 5। अब बताइए पहला का नाम क्या था dx2y2, फिर क्या आता था बताइए तो dy2z2, फिर क्या था dz2x2, फिर dxy, और फिर था dz2। तो याद कीजिए हम आपको क्या बताए थे कि यहाँ पे आप एक्सिस को अलग अलग कर सकते हैं, और वो सब का आप लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऐसा ही बनता है ना, बस ये एक्सिस को हम लोग अलग अलग कर देते थे, एक बार इसको x, एक बार इसको y मान लेते थे, फिर y, फिर इसको z मानते थे, तो हम आपको उस वक्त बताए भी थे कि हम लोग x y z को अलग अलग कर सकते हैं। तो आप देखिएगा x y z मतलब यहाँ से यहाँ तक का तो स्ट्रक्चर एक ही टाइप का बनता था, लेकिन जो सबसे अलग बनता था वो किसका dz2 का, dz2 का स्ट्रक्चर कैसा था याद कीजिए, जैसे dz2 जो है ऐसा, और फिर यहीं से ऐसे करके घुमा, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में अंतर लगा के नहीं लगा, तो ये सबसे अलग होता था, और ये सबका क्या होता था, इसमें तो सब एक ही टाइप का दिखता था, लेकिन इसका क्या होता था सबसे अलग होता था। यहाँ पे 3 तो एक ही टाइप का हो जाता था, और जो चौथा होता था, चौथा वो क्या होता था बताइए तो, एक इस टाइप का होता था, मतलब कि इस सब के बीच होता था, है ना, जैसे ये इस सब पर आप यदि ध्यान दें तो देखिए x और y पर है ना, x और y पर है, लेकिन बाबू एक होता था कि ये सब के बीच होता था, ये वाला कुछ अंतर आया, तो अंतर तो मतलब ये देखिए एक्सिस में, लेकिन ये एक्सिस के बीच है, लेकिन इसकी तो पूरा का पूरा अलग है। तो dz2 का आकार क्या होता है, ये सब से अलग हो जाता है, ये सब से इसका शेप अलग है। तो वही बोला कि जो 5 कक्षक है उसमें से 4 का तो समान टाइप का स्ट्रक्चर है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबसे अलग है वो कौन है, वो कौन है बताइए तो dz2 है, और dz2 किसको कहते हैं इसको। अब सर ये स्क्वायर है, फिर भी आप 2 क्यों बोलते हैं, इसको स्क्वायर नहीं पढ़ा जाता है, इसको 2 पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है 2, इसलिए इसको dz2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं dz2, इसको dx2y2, इसको dxz, ये dyz और ये आपका dz। अब समझे। अगला क्वेश्चन बोला कि m कोष में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे,
वो कब पॉसिबल हो सकता है? आप याद कीजिए बाबू, आप कई बार क्वेश्चन देखे थे जब आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहे थे, तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है n का वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर l का वैल्यू सेम हो जाता था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, लेकिन क्या कभी जिंदगी में स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो सकता है? क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर बताता है आपका इलेक्ट्रॉन का स्पिन को, और इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो दो टाइप का होता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो आप खुद सोच के देखिए, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वाला को क्या बोलते हैं? प्लस हाफ। एंटी क्लॉकवाइज वाला को क्या बोलते हैं? माइनस हाफ। तो क्लॉकवाइज इधर से हो गया ना, है ना, इधर से। तो एक आपका हो गया प्लस हाफ और दूसरा क्या हो गया? माइनस हाफ। तो क्लॉकवाइज वाला को बोलते हैं प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज वाला को क्या बोलते थे? माइनस हाफ। तो बताइए क्या कभी भी इलेक्ट्रॉन का ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम हो सकता है? कभी लगता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों को हम लोग प्लस हाफ बोल देंगे? हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्लॉकवाइज को प्लस हाफ, माइनस हाफ किसको बोलते थे? एंटी क्लॉक को। तो इसमें से वही बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग किसमें हो सकते हैं? क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अलग अलग नहीं भी हो सकता? हो सकता है कि दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, फिर भी उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, n का वैल्यू सेम हो सकता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम हो सकता है, मैग्नेटिक भी सेम हो सकता है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर कभी जिंदगी में अलग अलग इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो दिक्कत है, क्योंकि एक का होगा प्लस हाफ तो दूसरा का क्या हो जाएगा? माइनस। 27वां नंबर क्वेश्चन लिखा हो, क्या पूछ रहा है? 27वां नंबर इलेक्ट्रॉन का कहना है कि एक इलेक्ट्रॉन कक्षक में कब प्रवेश कर सकता है? आप ही बताइए, जब n प्लस l का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा या n प्लस l का वैल्यू सबसे कम होगा? अभी जस्ट बताए भी थे क्वेश्चन में। तो किसमें प्रवेश करेगा कब? जब n प्लस l का मान ज्यादा होगा या कम होगा? कम। यानी कि n प्लस l का वैल्यू क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। वैल्यू ऑफ n प्लस l इज मिनिमम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। इस सब पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है n प्लस l पे, वो भी n प्लस l पे तब जब n प्लस l का वैल्यू क्या होगा? कम। कोई दिक्कत? इसके आगे बाबू देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? पूरा परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या 22 है वाले तत्व के संयोजकता कक्षा का विन्यास है। संयोजकता कक्षा किसको कहते हैं? लास्ट वाले कक्षक को, ठीक है, लास्ट वाले कक्षक को। अब उसमें कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। चलिए करके देखते हैं। 22 है तो आपको हम बोले थे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक तो 20 हो जाता है ना। 4s2 तक कितना आता था? 20 होता था। इसके बाद आता था 3d10 यानी कि d में 10 इलेक्ट्रॉन जाता था और सीधे 30 हो जाता था। लेकिन यहाँ पे 22 बोला तो 3d क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बताइए लास्ट ऑर्बिट में क्या आ रहा है? 4s2 और 3d2। तो 4s2 3d2 जिसमें होगा वही इसका सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4s2 3d2। तो 3d5 यही नहीं होगा, 4s2 3d2 यही होगा। समझे? 4s2 3d2। तो यहाँ पे पास खाली कॉन्फ़िगरेशन कि लास्ट कॉन्फ़िगरेशन बताइए, लेकिन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 22। अच्छा मान लीजिए एटॉमिक नंबर 25 है, समझ गए? एटॉमिक नंबर 25 है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, हम यहाँ 22 दे सकते नहीं, 22 से देखो 25 वाला पूछ दिया था। तो बताइए 25 का यहाँ पे लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? 4s2 तक 20 हो गया, तो क्या 3d कितना आ जाएगा? 3d5। तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन का आंसर उसका क्या हो जाएगा? 4s2 3d5। अच्छा यदि 26 हो गया तब क्या हो जाएगा? 4s2 3d6। 27 हो गया क्या हो जाएगा? 4s2 3d7। 21 हो गया 21 तब क्या लिखा? 4s2 3d1। कोई परेशानी है? तो याद रखिएगा 22 भी वो अलग भी दे सकता है, ठीक है। अगला बाबू मुख्य क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n वाले एक सेल में कक्षकों की कुल संख्या, ठीक है। आपको तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले पूछा है। n आपको दे दिया n और इसमें पूछा कक्षक। कक्षक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते थे? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल आपको यदि फाइंड करना पड़ता है आप ही लोग बताइए ऑर्बिटल कैसे फाइंड होता था? 2n से या 2n स्क्वायर से क्या चीज आप लोग? हां n स्क्वायर से तो इलेक्ट्रॉन निकलता था, अच्छा 2n स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यदि हमको कक्षक निकालने की ऑर्बिटल निकालना था क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर है ना, 2 नंबर का ऑप्शन। 30वां नंबर क्वेश्चन लिखिएगा वो क्या बोल रहा है? मुख्य क्वांटम संख्या जिसमें n का वैल्यू 4 दे दिया है, l का वैल्यू 3 दे दिया है, कुल क्या पूछा है? कुल कक्षकों की संख्या से कुल दी है, ठीक है। इसमें कुल कक्षक, कक्षक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते थे? ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल होगा वो बताइए जिसमें n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 3 है। कोई बात नहीं है, यानी कि चौथा नंबर ऑर्बिट गया है, लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर देखिए कितना है? l का वैल्यू 3 दे दिया और हम लोग से पूछ क्या दिया यहाँ पे? कक्षकों की कुल संख्या।
यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। याद कीजिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला क्या था, -L2 प्लस है, नहीं होता -L2 प्लस है, तो -L2 प्लस है, तो L का वैल्यू 3 है, तो -3 से +3 के बीच में क्या क्या आएगा, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 +1 +2 +3, कितना आ गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछा था जिसमें आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर दे दिया, कोई दिक्कत है? अगला 31वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वांटम संख्या n बराबर 2 है और l का वैल्यू 1 है, किसको दर्शाता है, खुद सोचिए। n का वैल्यू 2 दे दिया, कोई बात नहीं, और l का वैल्यू 1 दिया, तो बताइए s के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 0, और p के लिए कितना होता है, l का वैल्यू 1, तो 2p हो जाएगा। l का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू 2 है, तो n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू 1, तो 2p हो जाएगा, 2p और वाइट कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनी है, सम इलेक्ट्रॉनी मींस हो गया आइसो इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, अलग अलग होगा, सेम होगा, उसी को आइसो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए CO में C कितना पीस आप मुझे बताइए, तो 1, क्या मिलेगी 1 गुने C होता कितना 6 बार, एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, फिर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना पीस है 1 O गुने O कितना होता है 8 होता है। अब आप देखते हो आपको इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 12 से गुना कीजिए, 6 से गुना कीजिए, तो 1 गुने 6 प्लस 1 गुने 8, मिल के इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 14। अब देखिए आगे 14 इलेक्ट्रॉन किस में है, इसका ऑप्शन कहाँ है, देखिए यहाँ पर HF में कितना हो गया N2 में देखिए 2 गुने n होता कितना, 7 14, नीचे वाला गुना होगा 2 गुने 7 मिलके कितना आ जाएगा 14, तो N2 में देखिए 14 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत है, तो N2 इसके साथ क्या आ जाएगा सम इलेक्ट्रॉन, कोई परेशानी। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 5.5 × 10⁻16 कूलम आवेश वाले एक कण में कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कोई एक हम लोग के पास कण है, कोई एक पार्टिकल, उस पार्टिकल का जो चार्ज है वो आवेश है वो है इतना कूलम, तब उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है वो जानना पड़ेगा, तब में कितना इलेक्ट्रॉन का निकलेगा। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा सोच के बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ठीक है बाबू, देखिए सबसे पहले फॉर्मूला याद रखिए, Q बराबर Ne, क्या होता है, जिसमें Q का वैल्यू आपको वहां पे चार्ज दे दिया था, कितना दिया चार्ज देखिएगा थोड़ा सा, 5.5 × 10⁻16 दे दिया, ठीक है, देखिए 5.5 × 10⁻16 ये दे दिया है। आपको n पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आप लोग बताइए, 1.6 × 10⁻⁻⁰ इतना होता है। आप ये माइनस भी दे देते हो, माइनस या प्लस, वो बस ये मायने रखता है कि आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले रहे हैं प्रोटॉन का ले रहे हैं, तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया है, ठीक है, माइनस में। अब इसको बाबू देखिए हमको n निकालना दिया, अगर आपके भाग में बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 5.5 × 10⁻16 ये इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 होगा कि नहीं होगा, इधर बराबर क्या आ गया n बराबर क्या है। अब 10 का पावर -19 पे जब ऊपर ले चलते हैं देखिए क्या होगा, 5.5 बाय 1.6 × 10⁻16 गुने 10 का पावर 19, अब -16 में 19 को जोड़िएगा तो 10 का पावर 3 हो जाएगा, तो 5.5 बाय 1.6, देखिए यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट खत्म हो गया, और यहाँ पे 10 का पावर खाली कितना बचा 3 बचा। अब 55 को 16 से भाग कीजिए, यहाँ पे क्या आ गया 55 बाय 16 गुने 10 का पावर 3, जब इसमें से भाग कीजिएगा देखिए 16 से 55 को, तो 16 के 48 7 बचेगा ना, ये एक पॉइंट आने 0 आएगा, 16 से 64 हो जाएगा, फिर 6 आएगा,
पॉइंट के बदले फिर से 0 फिर 4 बार में ज्यादा 3 बार में, तब 3.43 पॉइंट के बाद 2 अंक से ज्यादा नहीं भी देखिए कि जगह चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वो 3.43 into 10 to the power 3, 10 to the power 3 का मतलब कितना होता है 1000, कितना होता है 1000, 10 का पावर 3 का मतलब 1000 रुपए, तो 3.43 into 1000 जब गुना कीजिएगा तो देखिए बाबू यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट उड़ाइए नीचे कितना जीरो आ जाएगा 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 345 गुना 10 कीजिए 3430 हो जाएगा, कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेट इतना ही इलेक्ट्रॉन है 3430 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए 3430 इस कौन सा ऑप्शन में आता है, इसमें 32 है, यही वाला होगा, एक हम बोले थे अप्रोक्सीमेट, ये तो आगे पीछे हो सकता है, इसलिए 3432 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या बोला है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर 38 और एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर आपको दे दिया 88, इसमें बोला न्यूट्रॉन कितना होगा वो बताइए। तो देखिए बाबू n बराबर फॉर्मूला क्या होता है a z होता है या p जो बोलिए a p होता है। आप खुद से जाओ यहाँ पे z का वैल्यू कितना 38, और जब z का वैल्यू 38 है तो p का वैल्यू कितना होगा 38 और a का वैल्यू कितना 88, 88 माइनस 38 मिलकर कितना आ जाएगा 50, ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है ये, हम बोले थे कि इसमें 51 क्वेश्चन है, लेकिन आज हम 35 बताएंगे क्योंकि इसके आगे न्यूमेरिकल वगैरह है, तो एक ही दिन में फिर हम सारा बता देंगे, काफी लोगों को डबल क्या कहते हैं बर्डन पड़ जाएगा क्योंकि हम लगातार क्लास कर रहे हैं। कल फिर इसका और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए 35 नंबर में क्या होता है, होल की ऑर्बिटल के लिए गोलाकार नोड्स की संख्या, फिर से नोड्स पूछा है, आप खुद सोचिए बाबू 4d है 4d, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना दे दिया 4, नोड कितना होगा ऐसे एक काम, तो 4 - 1 मिलकर कितना आ जाएगा 3, इसका राइट आंसर क्या करना है, इस तरह से आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। ये ऑलरेडी ग्रुप में भेजा हुआ है।